Hello, this is Bharat and welcome again to Bharat KM online पाठशाला where success begins. This video is related to जनरल नॉलेज। अपनी दो सीरीज चल रही है, आपको पता है। एक तो 20-20 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20-20 क्वेश्चंस कवर करते हैं जो एसएससी के लिए और रेलवे की दोनों के लिए, कोई सी भी एग्जाम ले लो आप किसी भी डिपार्टमेंट की, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरी सीरीज अपनी चल रही है वो है अपने पास एक वीडियो में एक टॉपिक हम कंप्लीट कर देते हैं। जैसे हमने कोई संगठन का टॉपिक लिया तो उन संगठनों के बारे में, सारे जितने भी संगठन हैं इंडिया में, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। हमने किसी बैंक का टॉपिक ले लिया तो उस बैंक, कौन से बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है और कौन से बैंक का गठन कब हुआ था। इस तरीके से एक वीडियो में एक टॉपिक को हम कंप्लीट कर देते हैं जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं उनके। जैसे कोई बुक है तो बुक हम लेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स कवर करेंगे उसमें कि उस बुक को, उन बुक का ऑथर कौन था, उन बुक का लेखक कौन था। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपने देखे भी होंगे कि कोई सी बुक का नाम ले लो आप, ऐसे मान लो कि नो स्पिन बुक है, वो किन्होंने लिखी थी या फिर उनके ऑथर कौन थे। इस तरीके से बहुत सारी बुक्स आती है तो एक वीडियो में एक टॉपिक हम कंप्लीट कर देते हैं। ये अपनी 20-20 क्वेश्चन वाली सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किन्होंने किया था। तो इसका आपको पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली जो सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किया था। अब बारदोली से रिलेटेड आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली बात तो ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जो सरदार का टाइटल मिला है ना, ये सरदार का टाइटल ये इसी के टाइम पे मिला था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो वल्लभ भाई पटेल थे, पहले किनका नाम वल्लभ भाई पटेल थे। फिर जब ये बारदोली सत्याग्रह हो रहा था, गुजरात में है एक जगह बारदोली, वहाँ पर हुआ था ये। तो जब ये सत्याग्रह हो रहा था उस टाइम पर वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार को, ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। तो इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किन्होंने और कहाँ पर दिया था। तो महिलाओं ने दिया था। कहाँ पर? जब बारदोली सत्याग्रह हो रहा था बारदोली में, उस टाइम पर इन्होंने दिया था। ओके, आपसे यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो बारदोली है वो कौन सी जगह पर है। तो आपको पता होना चाहिए बारदोली गुजरात में अपने। तो 3 बातें हो गई कि बारदोली सत्याग्रह, बारदोली कहाँ पर है? गुजरात में है। उस वहाँ पर एक सत्याग्रह हुआ था, उसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। उसका नेतृत्व किन्होंने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार का टाइटल है ये किन्होंने दिया था? उसी टाइम पर जब बारदोली सत्याग्रह हो रहा था उस टाइम पर वहाँ की महिलाओं ने ये टाइटल दिया था सरदार का। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ कौन सा क्षेत्र है। जैसे देखो आपसे ऑप्शन में इस तरीके से आएंगे कि पूर्वी घाट है, ओके, पश्चिमी घाट है, उत्तरी घाट है और दक्षिणी घाट है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपका जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है उनसे ढका हुआ का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है इसके अंदर बहुत ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, पश्चिमी घाट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चला अगर हम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं। तो इसका आंसर पता होना चाहिए हमें, समताप मंडल में। इंग्लिश में होता है स्ट्रेटोस्फियर। ओके, स्ट्रेटोस्फियर में अपने जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं ना, आप देखते हो तो हवाई जहाज उड़ते हैं वो कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। अब हम ये समझेंगे कि कितने लेयर्स हैं, बहुत सारे लेयर्स है। जैसे मान लो अपनी ये अर्थ है, ये पूरी ऐसे गोल है अर्थ। ओके, गोल बनी हुई नहीं है लेकिन मान लो ये गोल अर्थ है। हम इस अर्थ के सरफेस जहाँ हम बैठे हुए हैं इसके थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे ना, तो कुछ क्षेत्र तक, कुछ टाइम तक जो एरिया रहेगा उसको हम कहेंगे क्षोभ मंडल। सबसे पहले जो पृथ्वी के सबसे पास में जो मंडल रहता है, जो लेयर रहती है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं उसको, ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद में जो आती है वो आती है समताप मंडल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, कौन सी आती है? फिर स्ट्रेटोस्फियर आती है। फिर उसके बाद में कौन सी आएगी? मीजोस्फीयर आएगी। इंग्लिश में आप ऐसे लिख लेना इसको, मीजोस्फीयर। ठीक है, मतलब मीजो मंडल, इस तरीके से लिख लेना। फिर मीजो मंडल के बाद में कौन सा आता है? आयनोस्फीयर आता है, मतलब आयन मंडल आता है। आयन मंडल के बाद में फिर एक्सोस्फीयर आता है। इंग्लिश में आप इसको ऐसे लिख लेना, एक्सो मंडल या फिर एक्सोस्फीयर। तो ये आपको टोटल पता होने चाहिए कि कौन कौन सी लेयर से। आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के सबसे पास में कौन सी लेयर है, कौन सा मंडल है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन में क्या दे देंगे कि आयनोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है और ट्रोपोस्फीयर है। एग्जाम में से आ जाएंगे। हिंदी में भी आप देख लेना कि क्षोभ मंडल दे देंगे, समताप मंडल दे देंगे, आयन मंडल दे देंगे और एक्सो मंडल दे देंगे। तो हमें पता होना चाहिए पृथ्वी के जो सबसे पास में है वो कौन सा मंडल है? ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभ मंडल है।
ओके। और जो अपने हवाई जहाज़ वगैरह जो उड़ते हैं, आप देखते होंगे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर तो फिर भी नीचे उड़ लेता है, लेकिन जो हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं वो कौन से मॉडल में उड़ते हैं, इसी में उड़ते हैं। ये सेकंड जो क्षोभ मंडल के ऊपर है ना, ये स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, इसमें अपने हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं। ओके, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ वगैरह सभी इसी में उड़ते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले तो यहाँ पर लिखा हुआ है गैम्बिट का संबंध किससे है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें एग्जाम में। हमें कोई खेल है, उस खेल में कुछ भी जैसे कोई ट्रॉफी हो गई, क्योंकि बहुत सारी ट्रॉफी दी जाती है एक ही खेल के अंदर, तो ट्रॉफी के नाम होते हैं अलग अलग, ट्रॉफी के नाम हो गए। ओके, कोई खेल हम खेल रहे हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती है ना यूज़ करने के लिए, वो टर्म्स पूछ लेते हैं कि इस तरीके से किस में बोला जाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, जैसे नो बॉल हो गई तो नो बॉल क्रिकेट में यूज़ करते हैं। इस तरीके से कुछ भी क्रिकेट में या फिर बैडमिंटन में, फुटबॉल में, किसी भी तरीके से चीज़ें यूज़ होती है उनका नाम देंगे आपको और बोलेंगे कि कौन से खेल से संबंधित है। जैसे यहाँ पर गैम्बिट आ गया तो गैम्बिट है वो कौन से खेल से संबंधित है, शतरंज खेल से संबंधित है। अब सारे हम यहाँ तो कवर कर नहीं सकते, तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ कवर करेंगे, जो अपनी अलग वीडियो सीरीज़ चल रही है ना, एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, उस वीडियो सीरीज़ में हम कवर करेंगे। अलग अलग खेल हो गए, उनमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, अलग अलग ट्रॉफी हो गई, कौन सी ट्रॉफी कौन से खेल में दी जाती है, ये सारी चीज़ें हम दूसरी वीडियो सीरीज़ में कवर करेंगे। उस वीडियो सीरीज़ को आप देखना मत भूलना, वो इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। वहाँ से हमें एक क्वेश्चन के रिलेटेड सारी जानकारी पता लगती है, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, और इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे क्वेश्चन। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। तो गैम्बिट का संबंध कौन से खेल से, शतरंज, चेस से है। ओके, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो कुछ अलग अलग डांस है, कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में प्रसिद्ध हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु का सबसे फेमस डांस है। ओके, भारतनाट्यम। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का फेमस है। कथक की बात करें तो वो नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, ओके, उत्तर प्रदेश राज्य का फेमस है। कथकली की बात करें तो वो केरल का प्रसिद्ध है, और बिहू डांस असम का प्रसिद्ध है। ये आपको पांचों जो चीज़ें हैं वो ध्यान होनी चाहिए, अलग अलग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आगे भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सारे पता होना चाहिए। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर प्रदेश, और कथकली केरल, और बिहू है वो कहाँ का है, असम का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इस तरीके से एक बुक का नाम देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन किसकी जीवनी पर बेस्ड है, या फिर कौन इनके ऑथर है, लेखक कौन है इनके। तो आपको बताना चाहिए नो स्पिन जो बुक है ये किसकी जीवनी के ऊपर किसकी जीवनी पर है ये, या फिर इनके ऑथर कौन है या लेखक कौन है, तो हमें पता होना चाहिए शेन वॉर्न। शेन वॉर्न नो स्पिन बुक के ऑथर हैं। ओके, और इन शेन वॉर्न को बैड बॉय भी बोलते हैं हम। ओके, जैसे अलग अलग को बोलते हैं, जैसे विराट कोहली को चीकू बोलते हैं। ओके, इस तरीके से मैंने वो दूसरी वीडियो सीरीज़ है वहाँ पर कवर कर रखे हैं, एग्जाम में पूछते हैं, मतलब उनको प्यार से किस नाम से, या फिर जो लोग हैं उनको किस नाम से बोलते हैं। जैसे अनिल कुंबले को जंबो नाम से बोलते हैं, युवराज सिंह को यूवी के नाम से बोलते हैं। इस तरीके से अलग अलग क्रिकेटर्स हैं उनको किस नाम से बोलते हैं, ये हमने दूसरी वीडियो सीरीज़ है वहाँ पर कवर कर रखे हैं। एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उस वाली वीडियो सीरीज़ में, ठीक है। तो वो आप देखना मत भूलना, वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं हम। ये दोनों तो ध्यान रखना आप कि नो स्पिन बुक किसने लिखी थी, किसकी जीवनी के ऊपर है, शेन वॉर्न के ऊपर, और शेन वॉर्न को हम बैड बॉय भी कहते हैं, बैड बॉय के नाम से भी जानते हैं इसको। अनिल कुंबले की अगर बात करें हम तो अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नीति कब लागू की गई थी, वन नीति कब लागू हुई थी। तो ये 1951 में वन नीति लागू हुई थी। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट है उनको याद करने हैं। वैसे तो बहुत सारे सन होते हैं क्योंकि बहुत सारे ईयर रहते हैं, कितने की याद करेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको हमें याद कर लेना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बार बार। ओके, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया, तो प्रदूषण के रिलेटेड पर्यावरण वन वगैरह आते हैं ना, तो ऐसे करंट अफेयर से जो रिलेट होते हैं ना उनसे रिलेटेड वो सन वगैरह पूछ लेते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना आप, वन नीति कब लागू हुई थी, 1951 में लागू हुई थी। जो करंट में चीज़ें चलती रहती है उनके रिलेटेड प्रीवियस में जो चीज़ें हुई थी उनके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आएंगे, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो आप ये वीडियो सीरीज़ देखना मत भूलना, देखा करो। ओके, और शेयर वगैरह भी किया करो, आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे एसएससी की, उनको आप शेयर कर दिया कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, और वो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक किया करो, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते ना तो फिर नोटिफिकेशन नहीं आती। जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा उसका। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, बेल आइकन पर क्लिक भी करना पड़ता है, तो आप वो कर देना बेल आइकन पर क्लिक। बाकी तो फिर आपकी मर्जी है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर वन नीति 1951 में लागू हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये हम जो टोटल है सारे के सारे, ओके। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह बहुत सारे अलग अलग है, बैंक वगैरह है, संगठन है, उनके मुख्यालय कौन कौन सी जगह पर हैं उनको हम दूसरी वीडियो सीरीज़ में कवर करेंगे। यहाँ पर आप इतना ध्यान रखो कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वह एशियाई विकास बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है, ओके। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो, बाकी उस वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। आपसे देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है ना, उसका जो हेड क्वार्टर है या फिर वो जो सेंटर है वो कहाँ पर है? तो ये मनीला में है। जहाँ पर एशियाई विकास बैंक है ना, उसका मुख्यालय है मनीला में, वहीं पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर भी है या फिर इसका मुख्यालय भी है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको आप देखो दो तरीके से बोल सकते हो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो मनीला में है। अगर वर्ल्ड की बात करें, अगर आपसे पूछे कि जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है ना, उसका इंडिया में हेडक्वार्टर कहाँ पर है या फिर इंडिया में ये सेंटर कहाँ पर बना हुआ है, तो ये कटक में बना हुआ है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। ये आएगा एक ही क्वेश्चन, IRRC मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर। अगर आपकी वर्ल्ड की बात करें कि वर्ल्ड में कौन से जगह पर है, कौन से देश में है, तो मनीला में है, ओके। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कटक में है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल बर्ड रिसर्च सेंटर का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? बरेली में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीन चीज़ें हो गई। इंडिया में अगर बात करें कि IRRC इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? कटक में। और सेंट्रल बर्ड रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? बरेली में है, या फिर इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? बरेली में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जो मानवाधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके रिलेटेड आपको दो बातें और पता होनी चाहिए। एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको कुछ चीज़ें दे देंगे, वो जैसे कुछ भी आयोग का नाम दे देंगे, जैसे दे देंगे कि मानवाधिकार आयोग है, इस तरीके से देंगे, और ऑप्शन में देंगे कि ये असंवैधानिक है, संवैधानिक है भी, नहीं भी, इस तरीके से आपके पास कुछ भी ऑप्शन बना सकते हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि जो असंवैधानिक का मतलब है कि संविधान में लिखा हुआ नहीं है, संविधान में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ओके। और संवैधानिक मतलब उसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है। इन चीज़ों को भी हम कवर कर रखे हैं दूसरी वीडियो सीरीज़ में कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी है, ओके। उन चीज़ों को हम वहाँ पर कवर कर रखे हैं। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब असंवैधानिक बॉडीज़, असंवैधानिक निकाय कौन कौन से, उनको हम कवर कर रखे हैं। एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेते हैं। आपको ऐसे दे देंगे कि असंवैधानिक है, फिर दे देंगे ए ऑप्शन में मानवाधिकार आयोग है, ओके। आपको और भी कुछ दे देंगे कि वोट वगैरह लेते हैं ना, वो कौन लेते हैं वो गए चुनाव आयोग हो गया, ये ऑप्शन में देंगे आपको मानवाधिकार आयोग, बी ऑप्शन में देंगे चुनाव आयोग, सी ऑप्शन में दे देंगे सुप्रीम कोर्ट, डी ऑप्शन में दे देंगे हाई कोर्ट, इस तरीके से देंगे। तो असंवैधानिक कौन सा? ये मानवाधिकार आयोग असंवैधानिक है, बाकी सब संवैधानिक है, संविधान में लिखा हुआ है सबके बारे में, और ये मानवाधिकार आयोग के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर आप अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस, ओके। और जो मानवाधिकार आयोग है इसका गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ था। और ये असंवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं, ओके। और जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय का मतलब इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, अपने इंडिया लेवल पर 12 जनवरी को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मतलब वर्ल्ड लेवल के ऊपर कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। इंग्लिश में देखो तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं। कभी कभी वो पूछता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, लोगों को ये ध्यान रहता है 12 जनवरी का। स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रहता है? ज़्यादातर ये 12 जनवरी का ध्यान रहता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। जैसे युवा दिवस देखते हैं ना 12 जनवरी ठोक देते हैं वहाँ पर आंसर, और हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। डेट एक ही है, महीना अलग अलग है, 12-12 ये दोनों, लेकिन पहले जनवरी में स्टार्टिंग में तो अपने देश में मना लेते हैं, फिर उसके बाद में अगस्त आता है जब पूरे देश में मना लेते हैं। इस तरीके से याद करना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलें, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो अलग अलग बहुत सारे मिनिस्टर है अपने, बहुत सारी मिनिस्ट्री है, उन सभी के
जो मंत्रालय हैं उन सभी को हमने उस दूसरी वीडियो सीरीज़ में कवर कर रखे हैं कि कितने सारे मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, कौन सी मिनिस्ट्री किन के पास है। जैसे अपना जो प्रधानमंत्री है उनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री रहती है, रक्षा मंत्री के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, ओके, और मतलब राजनाथ सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, ओके। किस तरीके बहुत सारी मिनिस्ट्री ना अलग अलग मंत्रालय है, उन अलग अलग मंत्रालय किसके पास है और उनके मिनिस्टर कौन है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, वाटर मिनिस्टर कौन है, ये इन सब चीज़ों को हमने वो दूसरी वीडियो सीरीज़ में कवर कर रखा है, तो आप वहाँ पर देख लेना। यहाँ के लिए आप दो चीज़ें ध्यान रखो कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। मतलब जो रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो राजनाथ सिंह के पास है, ओके। वाटर मिनिस्टर कौन है, जो जल मंत्रालय है, वो किन के पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। मतलब वाटर मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, ठीक है। तो देखो ये ऐसी चीज़ें तो सबको पता रहती है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ऐसी चीज़ें आती है एग्जाम में जो लोगों को पता नहीं रहती। तो इस तरीके से हमने वहाँ पर सारी चीज़ें कवर कर रखी है जो ताज़ा ताज़ा रहती है सब। जैसे गृह मंत्री कौन है, ओके, रक्षा मंत्री कौन है, ये तो सभी को पता रहता है ना, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ में रहते हैं हमेशा। जैसे वाटर मिनिस्टर कौन है, इसका सबको पता नहीं रहता। इन चीज़ों को हमने वहाँ पर कवर कर रखा है, तो वहाँ पर आप सारा वीडियो देखना पूरा, तो वहाँ पर आपको हर एक चीज़ पता लग जाएगी। क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, इनके बाहर नहीं जाएंगे। वाटर मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे इसको भूल जाना, लेकिन इसको याद रखना। इसको तो आप वैसे ही नहीं बोलोगे राजनाथ सिंह को कि रक्षा मंत्री है ये तो, लेकिन वाटर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है किस भारतीय खिलाड़ी को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शिव छत्रपति पुरस्कार दिया है, यह आपको ध्यान रखना है, स्मृति बंदाना को दिया है, ओके। ये सिंपली आपको याद रखना है कि किस भारतीय खिलाड़ी को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ये क्वेश्चन देखो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, और अब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं वो, ऐसे पूछते हैं कि स्मृति मंदाना को शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ओके। ऐसे बोलेंगे कि भारतीय खिलाड़ी स्मृति बंदाना को शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन से राज्य ने किया था, इस तरीके से बोलेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी लिखा हुआ हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भारतीय खिलाड़ी हैं, ओके, शिव छत्रपति पुरस्कार था, सरकार कौन सी थी, महाराष्ट्र राज्य सरकार थी, और दिया किसको गया था, स्मृति बंदाना को दिया गया था। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, और इसी तरीके से पूछते हैं। आजकल हमें जो पता होता है ना वो तो साल खुद ही लिख देते हैं एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर, और जो नहीं पता होता है ना वो पूछ लेते हैं वो। अब स्मृति बंदाना को शिव छत्रपति पुरस्कार दिया है, ये सबको पता लग जाता है, लेकिन कौन सी सरकार ने दिया है इसका तो लोग पढ़ते नहीं है। तो इसी तरीके से पूछते हैं वो कि स्मृति बंदाना जो कि भारतीय खिलाड़ी है, उनको हाल ही में शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो कौन सी राज्य सरकार ने किया था। अब ये ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर, तो ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया था, ओके। ये सारी चीज़ें आपको वो दूसरी वीडियो सीरीज है ना वहाँ से अच्छे तरीके से पता लगेगी, तो आप उस वीडियो सीरीज को देखना मत भूला करो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है मनरेगा योजना में। देखो ये जो मनरेगा है ना, इसका नाम पहले नरेगा था, इसका नाम पहले नरेगा था। नरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है, लिख लो आप अगर लिखना चाहो तो, आ सकती है एग्जाम में हिंदी इंग्लिश एक ही लिख लो, नेशनल, हिंदी में भी आप इसी तरीके से लिख लो, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब इसके तहत क्या होता है, इस एक्ट के तहत क्या होता है कि गाँव में जो गरीब लोग हैं, BPL वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको कुछ टाइम के लिए जॉब देना, मतलब जॉब मिलेगी उनको, कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे उनको। गांव में कोई भी जगह पर कुछ काम करवाते हैं, उनके पास ग्राम सभा काम करवाती है और फिर उनको पैसे मिलते हैं। मतलब गारंटी एक्ट, मतलब गारंटी से उनको एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोज़गार उनको मिलेगा ही मिलेगा, इसका मतलब ये है। लेकिन इसका फिर नाम बदल करके बाद में नरेगा था पहले, तो फिर इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया था। और मनरेगा की फुल फॉर्म क्या थी, महात्मा गांधी और लग गया था आगे बस इसके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब जो गाँव में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गारंटी देते हैं कि आपको रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा, इसके तहत ये इसकी क्वालिटी थी मनरेगा की। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि मनरेगा योजना में सामाजिक अंशक्षण समिति का चुनाव कौन करता है, तो ग्राम सभा करती है। ये जो मनरेगा रहता है ना, इसके रिलेटेड सारा काम ग्राम सभा, सरपंच वगैरह ही करते हैं टोटल। और जो गांव का प्रेसिडेंट होता है, गांव का प्रेसिडेंट है वो कौन होता है, सरपंच होता है। गांव का राष्ट्रपति कौन होता है, सरपंच होता है। ये आपको बात ध्यान होनी चाहिए, मैंने आपको पहले बता रखा है, ओके। यहाँ पर आप इतना ध्यान रखो कि जो मनरेगा के लिए, मनरेगा की फुल फॉर्म मत भूलना, एग्जाम में आ सकती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
ठीक है। इसके तहत जो सामाजिक अंशरक्षण समिति का चुनाव कौन करता है, ग्राम सभा करती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किन्होंने किया था। तो आपको पता होना चाहिए जो सेफ्टी लैंप है इसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना, सेफ्टी लैंप का आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ऑस्ट्रिया ओपन 2019, ऑस्ट्रिया ओपन 2019 पुरुष वर्ग में एकल खिताब किन्होंने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना, ये सिंपली रटने की बात है, याद रखने की बात है, जो आप याद रखना। अब जो सेफ्टी लैंप का आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था तो किया था, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। ऑस्ट्रिया ओपन 2019 पुरुष वर्ग में एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था तो जीता था, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। ओके, तो ये याद करने की चीज़ें हैं, वो तो याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एक बुक है अपने पास, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये बुक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। ये बुक किन की जीवनी पर है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किन्होंने लिखी थी, इनके लेखक कौन है, ऑथर कौन है इनके, तो हमें पता होना चाहिए कि मलाला यूसुफज़ई है। वैसे हमने बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स को हमने दूसरी वीडियो सीरीज़ में कवर कर रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ के लिए आप इतना ध्यान रखो, वी आर डिस्प्लेस्ड बुक के जो लेखक हैं वो कौन है, मलाला यूसुफज़ई है, कि लेखक कौन है, मलाला यूसुफज़ई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 से रिलेटेड आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या बातें पता रहनी चाहिए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जब मनाया जाता है जब अपना जो संविधान है वो बन करके तैयार हो गया था। तो संविधान दिवस बन करके तैयार कब हुआ था, ये हुआ था 26 नवंबर को, मतलब 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बन करके तैयार हो गया था। कितने दिनों में बन करके तैयार हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए कि 2 वर्ष 11 माह है, ओके, और 18 दिन। इतने दिनों तक काम किया, इनको बनाते रहे, और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर को 1949 में। इस दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो गए थे इनको बनाते बनाते, और इस दिन अपनाना जो संविधान है ये बन करके तैयार हो गया था। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी कि संविधान सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया था, कोई हिंदी में नहीं बनाया गया था। वो तो बाद में फिर लोग एग्ज़ाम वगैरह लगने लग गई तो लोगों ने फिर उनको कन्वर्ट कर करके हिंदी में करने लग गए, लेकिन अपना जो संविधान बना था एक्चुअल में वो इंग्लिश लैंग्वेज में बना था, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, ये बात ध्यान हो गया आपको। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। फिर 1-2 महीने बाद में 2 महीने बाद में फिर इसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो जिस दिन अपना संविधान लागू किया गया था, कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ओके, और जिस दिन अपना देश आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ओके, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो अगर स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले अपना देश 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था, उस दिन हम स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। उसके बाद में फिर अपना संविधान बनना तैयार हुआ, और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में अपना संविधान बन करके 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था। उस दिन अपना संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर 2 महीने बाद में इस संविधान को, जो संविधान बनाया था टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में, इसको 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था कि अब जो भी व्यवस्था चलेगी वो इसी संविधान के हिसाब से चलेगी। ओके, इस चीज़ लागू किया था, और जो भी व्यवस्था चलेगी, जो भी नियम कानून है, सब कुछ देश में जो भी चीज़ें होगी संविधान के हिसाब से ही होगी। उस दिन लागू किया था, उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, और फाइनली अपना क्वेश्चन नंबर 20 है, ये है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो वन संरक्षण से है। मतलब चिपको आंदोलन में जो लोग थे वो, इसका रिलेटेड हम एक टोटल वीडियो दूसरी वीडियो सीरीज में कर लेंगे। अभी के लिए आप ध्यान रखो कि जब वन काटने लग गए थे तो लोग क्या है, इन वनों जो पेड़ों के चिपक गए थे कि पहले हमें काटो, उसके बाद में, पहले हम मरेंगे उसके बाद में पेड़ कटेंगे। तो एक तरीके से वन को बचाने के रिलेटेड ये आंदोलन किया गया था, जिसको नाम दिया था चिपको आंदोलन। मतलब पेड़ों के लोग चिपक गए थे। पूरी डिटेल इसकी दूसरी वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। यहाँ के लिए आप चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है, इतना आपको ध्यान रखना है।